हाँ तो प्यारे साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पर, जिस पर लगातार 100 मार्क्स इंग्लिश और 100 मार्क्स हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप रेनबो पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का फुल चैप्टर पढ़ेंगे, जो 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह विद्यार्थी साइंस का हो, चाहे वह कॉमर्स का हो, चाहे वह आर्ट्स का हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करें उसके पहले आपके पास क्या होना चाहिए, इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है वो आप अपने पास रखें। हो सकता है कि कुछ मिसप्रिंटिंग आपको देखने को मिले तो आप उसको सुधार लेंगे, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास किताब हो तो क्लास जैसा माहौल लगेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें, चैप्टर में जाए उससे पहले हमको पढ़ना क्या है, अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? लेखक के बारे में। तो मैं बता दूं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो हिंदी निकल के आता है वह यह निकल के आता है, इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, एंड मतलब और कल्चर मतलब संस्कृति। मतलब इस पाठ का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वह है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो हम चैप्टर में जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम ऑथर के बारे में, इस चैप्टर को लिखा किसने है तो महात्मा गांधी ने लिखा है। इनका जो फुल नेम है वह मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या नाम है फुल नेम? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है वह मोहनदास करमचंद गांधी है। तो हम पहले गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ये मैंने अपने से नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक की जितनी भी लाइन है वह मैंने इसमें डाल दिया है। ओके, तो आप किताब को भी ले लें। चलिए हम लोग चैप्टर में चलते हैं। तो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, और इसके लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। तो हमको इनके बारे में पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिए इस पे। तो मोहनदास करमचंद गांधी यहाँ जो दिया है 1869, ये इनका बर्थ ईयर है। क्या है? बर्थ ईयर, मतलब इसी साल उनका जन्म हुआ था। 1869 में उनका जन्म हुआ था, एंड 1948 मीन्स ही वॉज डाइड इन 1948, और 1948 में उनकी मौत हो गई थी। किनकी मौत हो गई थी? मोहनदास करमचंद गांधी की मौत 1948 में हुई। तो ये कब जन्म लिए? ये 1869 में जन्म लिए, और ये 1948 में मारे गए। ओके, पॉपुलरली मतलब आम तौर से, पॉपुलरली का मतलब क्या होता है? आम तौर से कह सकते हो, या लोकप्रिय रूप से, लोकप्रिय रूप से नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, कि नहीं, इनको आम तौर पे या लोकप्रिय ढंग से बापू के रूप में, एज बापू मतलब बापू के रूप में जाना जाता है, एंड या और द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता के रूप में जाना जाता है। आप ध्यान दीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ, उनकी मौत 1948 में हुई। इनको लोकप्रिय रूप से, इनको आम तौर से नोन एज बापू, इनको बापू के रूप में जाना जाता है, और द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता के रूप में जाना जाता है। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, और ये एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर मतलब ही वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, वो एक आध्यात्मिक नेता थे, कि नहीं, देन अ पॉलिटिशियन, कि नहीं, एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा। वह राजनेता नहीं थे, वह एक आध्यात्मिक नेता थे। बच्चे बोलेंगे कैसे आध्यात्मिक नेता थे? तो हम इसको और आगे क्लियर करेंगे, आप इसको देखते चलिए। दिया हुआ है, देखिए फिर से समझाता हूँ। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, ही वाज मतलब महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वो एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। क्यों आध्यात्मिक नेता थे? तो आगे दिया हुआ है, ही उन्होंने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक यूज्ड, उपयोग किया, प्रयोग किया, किसका? ट्रूथ का, सच्चाई का, सत्य का, एंड और नॉन वायोलेंस, अहिंसा का उपयोग किया। किसके रूप में? तो एज द चीफ वीपन्स, मुख्य हथियार के रूप में। किसके खिलाफ? तो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। कहाँ? इन इंडिया, भारत में। एंड हेल्प्ड इंडिया, और भारत की मदद की।
किस लिए? तो गैन इंडिपेंडेंस, आज़ादी प्राप्त करने में। लाइन को समझिए कितना इजी, हम तोड़ तोड़ के एकदम पढ़ाएंगे, तोड़ तोड़ के। लाइन को समझिए कितना इजी है। देखो, इनको आध्यात्मिक नेता कहा जाता है। एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा महात्मा गांधी को आध्यात्मिक नेता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सफलतापूर्वक सच्चाई और अहिंसा का उपयोग किया। कैसे? तो एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में। किसके खिलाफ? तो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने सच्चाई और अहिंसा का उपयोग किया। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी दिलाने में, भारत को आज़ादी पाने में क्या की? मदद की। हेल्प मतलब मदद करना, हेल्प इंडिया मतलब भारत की मदद की। किस लिए? तो गेन इंडिपेंडेंस, आज़ादी प्राप्त करने में। आई होप कि आपको एक एक लाइन टूट टूट के, तोड़ तोड़ के मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप अच्छे ढंग से इसको पढ़िए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, किताब के लाइन पे, पंक्तियों पे ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि इनको आध्यात्मिक नेता क्यों कहा जाता है। आपको ये समझ में आ गया कि इनको आध्यात्मिक नेता क्यों कहा जाता है। इनको आध्यात्मिक नेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सच्चाई का और अहिंसा का उपयोग किया मुख्य हथियार के तौर पे, कि नहीं, और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। चलिए अब आगे। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ये पूर्ण रूप से, ही मतलब उन्होंने, कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से, डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में शासन किया। 1915 क्यों? क्योंकि 1915 में ये साउथ अफ्रीका से भारत में आए, और भारत में आते ये क्या किए कि इंडियन कांग्रेस से जुड़ गए, कि नहीं, मतलब भारतीय राजनीति में इन्होंने कदम रख दिया। और तब से 1915 से लेकर 1948 तक, मतलब टिल हिज डेथ, अपनी मौत तक, वे पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति में शासन किए, पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति में छाए रहे, आप कह सकते हैं। चलिए आगे का कुछ लाइन पढ़ते हैं। आगे का कुछ लाइन क्या है? ही डाइड, वे मारे गए। ही डाइड मतलब वे मारे गए एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, एक कट्टरपंथी के द्वारा, कट्टरपंथी के हाथों। एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक मतलब कट्टरपंथी के हाथों मारे गए। कब? ऑन 13 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। बात को समझिए, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948। वे 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी, एक धर्म कट्टर जो है धार्मिक व्यक्ति के द्वारा 30 जनवरी 1948 को मारेगा। आप कहिएगा ये कट्टरपंथी कौन था? तो ये नाथूराम गॉडसे कट्टरपंथी था। और नाथूराम गॉडसे जो थे वह चाहते थे कि वह, मतलब गांधी जी जो है पाकिस्तान की मदद ना करे, कि नहीं, वह आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। और उसकी जो कोशिश थी कि भारत जो है क्या हो कि मतलब गांधी जी जो है पाकिस्तान की हेल्प ना करे और भारत में जो लोग हैं उनकी मदद करे। तो 30 जनवरी 1948 को उनकी मौत हो गई। किनके द्वारा? एक कट्टरपंथी के हाथों मौत हो गई। चलिए आगे चलते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा। उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब मेरा सत्य के साथ प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का हिंदी क्या हुआ? मेरा सत्य के साथ प्रयोग। एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स, और असंख्य रचनाएं, डैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जिसको उन्होंने यंग इंडिया के लिखा। यंग इंडिया क्या है? उनकी एक न्यूज़पेपर आती थी जब भारत गुलाम था, तो वह यंग इंडिया क्या करते थे कि एक न्यूज़पेपर थी जिसका वो संपादन करते थे। यंग इंडिया न्यूज़पेपर को, पत्रिका को निकालते थे, और यंग इंडिया टाइटल से ही क्लियर है कि वह युवा भारत को आह्वान करते थे उस पत्रिका के माध्यम से कि आओ आप भी आज़ादी की लड़ाई में सहयोग करो, कि नहीं। तो वही बात है कि उनकी आत्मकथा, हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स, और असंख्य रचनाएं, डैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जिसको उन्होंने युवा भारत के लिए लिखा, मतलब उस यंग इंडिया पत्रिका के लिए लिखा। एंड द स्पीचेज, और वो तमाम प्रकार की भाषणें, डैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जिसको उन्होंने विभिन्न अवसरों पे दिया। देखिए समझिए क्या है, हाँ, आर्टिकल्स डैट ही रोट फॉर यंग इंडिया मतलब वो तमाम प्रकार की रचनाएं, लेख जो उन्होंने युवा भारत के लिए लिखा। एंड द स्पीचेज, और वो तमाम प्रकार की भाषणें, डैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जिसको उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिया। डिलीवर मतलब भाषण देना, डिफरेंट ओकेजन्स का मतलब विभिन्न अवसरों पर दिया। रिवील हिम, ये तमाम जो है कृतियाँ उनको प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक सच्चे विचारक के तौर पर ही नहीं, बट
also as a great master of chest idiomatic English, बल्कि एक शालीन और मुहावरेदार अंग्रेजी के महान उस्ताद के तौर पे भी प्रकट करती है। मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये है सर, समझिए फिर से, मतलब ये है कि उन्होंने जो आत्मकथा लिखा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वह इंग्लिश में लिखा था। किस में लिखा था? इंग्लिश में लिखा था। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और असंख्य रचनाएं कि नहीं, असंख्य लेख जिसको उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा। यंग इंडिया भी एक न्यूज़पेपर है, और वह न्यूज़पेपर कैसा न्यूज़पेपर है? इंग्लिश न्यूज़पेपर है, मतलब इंग्लिश में लिखा। एंड द स्पीचेज, और बहुत जगह उन्होंने भाषण दिया कि नहीं, डेट डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, जिसको उन्होंने विभिन्न अवसरों पे दिया, वह भी इंग्लिश में ही दिया। और ये तमाम प्रकार की जो है भाषण और असंख्य रचनाएं, यहाँ तक कि उनकी आत्मकथा, ये सब प्रकट करता है, रिवील हिम, उनको प्रकट करता है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक सच्चे विचारक के तौर पे ही नहीं, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश, बल्कि एक पवित्र और जो है कह सकते हो कि शालीन और मुहावरेदार अंग्रेजी के उस्ताद के तौर पे भी प्रकट किया। मतलब ये बताता है कि भाई वे सच्चे विचारक ही नहीं थे, बल्कि अंग्रेजी के भी बहुत बड़े उस्ताद थे, बहुत ही बड़े जानकार थे, आप कह सकते हो। अब आगे चलिए, कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और आगे। अब चलिए कुछ और आगे है जी, यहाँ से इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब प्रस्तुत भाग में, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट का मतलब प्रस्तुत भाग में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिस भाग का नाम क्या है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता के साउंड फाउंडेशन, मतलब ठोस बुनियाद का वर्णन करते हैं, बताते हैं कि भारतीय सभ्यता का जो बुनियाद है वह कितना साउंड है, कितना जो है ठोस है। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो बड़े सफलतापूर्वक, विच हैज सक्सेसफुली मतलब जिसने बहुत ही सफलतापूर्वक समय के परिवर्तनों का, द पैसेज ऑफ टाइम का मतलब समय के परिवर्तनों का सामना किया है। मतलब क्या है यहाँ पे कहने का? मतलब ये है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है, इसका जो बुनियाद है, इसका जो ठोस बुनियाद है, इसका जो साउंड फाउंडेशन है, वह इतना जो है मतलब तगड़ा है, इतना जो है मजबूत है कि बहुत सारी सभ्यताएं जो है इसके बाद आई और सभी का पतन हो गया, लेकिन भारत की जो सभ्यता है उसका पतन नहीं हुआ। मतलब बहुत सारा समयों का परिवर्तन हो गया, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये जस का तस बना हुआ है। आगे देखिए, कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए दिया है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे दो सभ्यताओं का जिक्र हुआ है। ये चैप्टर अगर आप पढ़िएगा तो दो सभ्यताएं का जिक्र हुआ है, एक इंडियन सिविलाइजेशन और दूसरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिम देश की सभ्यता को वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोलेंगे, और इंडियन सिविलाइजेशन को हम यहाँ पे ईस्टर्न सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, पूर्वी देश की सभ्यता। जी हाँ, तो चलिए, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। जी, ये पूरे चैप्टर का जिस्ट है, पूरे चैप्टर का कह सकते हैं कि सार तत्व है। क्या है यहाँ पे, समझ लीजिए बात को। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज़ द टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति है, टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, मतलब ये भौतिकवाद या वस्तुवाद को बढ़ावा देने की, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वह भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती है, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो नैतिकता को उभारती है। बात को फिर से समझिए, फिर से समझिए, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता, विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, जिसकी प्रवृत्ति, जिसकी रुझान वस्तुवाद, भौतिकवाद को बढ़ावा देने की है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वह पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती है। मैच मतलब बराबरी करना, बराबरी नहीं कर सकती है। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो नैतिकता को उभारती है। मतलब यहाँ पे बात ये समझ में आई कि जो पश्चिमी सभ्यता है भाई मेरे, वह क्या करती है, वस्तुवाद को बढ़ावा देती है, वस्तुवाद को बढ़ावा देती है। वहाँ के लोग जो है वस्तुओं के पीछे, भौतिक सुख सुविधा के पीछे पड़े होते हैं, जबकि वह सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वह नैतिकता को उभारने का काम करती है। नैतिकता का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ धर्म की बात होती है, ग्रंथ की बात होती है, नीति की बात होती है,
है और नैतिक कार्यों की बात होती है। जो उचित है हम उसे करेंगे, दूसरे की चीज़ें चाहे हीरे जैसे क्यों ना हो हम उसको हाथ तक नहीं लगाएंगे, और दूसरे की माँ बहन को अपने माँ बहन जैसे मानना, दूसरे के माता पिता को अपने माता पिता जैसे मानना, ये हमारी प्रवृत्ति में है, ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में है। जबकि पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब ये तो अबाउट द ऑथर था, अब हम चैप्टर में चलेंगे। चैप्टर में चलेंगे, आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको लाइक भी करें और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं कि चलो भाई चैप्टर नंबर 1 शुरू हो गया है और सभी बच्चे इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ सकें। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 1, हियर इज चैप्टर नंबर 1 एंड पैराग्राफ नंबर 1। यहाँ पे आपका जो है, चलिए पैराग्राफ नंबर 1 है। तो फिर से मैं बता दूं कि चैप्टर का नाम क्या है, टाइटल क्या है। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये टाइटल है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। चलिए चैप्टर में गांधी जी क्या कहते हैं, समझिए बात को। आई बिलीव, मुझे विश्वास है या मैं विश्वास करता हूँ, डैट की द सिविलाइजेशन, वह सभ्यता, इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, जिसे भारत ने विकसित किया है, जिसे भारत ने डेवलप किया है, इवॉल्व किया है, इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, ये पूरे दुनिया में तोड़ी जाने वाली नहीं है, हराई जाने वाली नहीं है। टू बी बिटन मतलब पीटा जाने वाली नहीं है, आप कह सकते हो। मतलब गांधी जी पहले ही पैराग्राफ में बिल्कुल क्लियर कर दिया, बता दिया कि वो कहते हैं कि आई बिलीव मतलब मैं विश्वास करता हूँ, डैट की द सिविलाइजेशन, वह सभ्यता, इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, जिसको भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, ये पूरे दुनिया में कहीं तोड़े जाने वाली नहीं है, कहीं हराए जाने वाली नहीं है, कहीं पीटा जाने वाली नहीं है। क्यों कहा, क्यों कहा, कारण क्या है भाई? तो इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने देखा है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास पढ़ा है, उनको अच्छी तरह से पता है कि भाई भारत की सभ्यता विश्व प्राचीन सभ्यता है और ये तब से है जब से जो है धरती की जो है कह सकते हो कि रचना और संरचना हुई, और तब से ये भारत की सभ्यता और संस्कृति है। और जो है इसको पूरे दुनिया में कहीं तोड़ा जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी सभ्यता आई और बहुत सारी सभ्यता गई, लेकिन भारत की सभ्यता जस का तस बना हुआ है। इसी बात को आगे आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, नथिंग कैन इक्वल, अरे कुछ नहीं बराबरी कर सकता है, नथिंग कैन इक्वल, कुछ नहीं बराबरी कर सकता है, किसका? द सीड्स, उन बीजों का, सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जिसको हमारे पूर्वजों ने बोया है, या आप यूँ कह सकते हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीज की बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता है। कौन सी बीज भाई? तो यहाँ पे सभ्यता रूपी बीज। अरे भाई सभ्यता, आज हमारा जो सभ्यता हमारे देश में है, विकसित है, तो ये सभ्यता का एक दिन बीजारोपण हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो गांधी जी ने कहा कि भाई सभ्यता की बराबरी तो कुछ कर ही नहीं सकता है, सभ्यता की छोड़ो, अरे सभ्यता रूपी बीज जो हुआ, बीज का जो रोपण किया गया, उस सभ्यता रूपी बीज की बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे पूर्वजों ने, बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए सभ्यता रूपी बीजों की बराबरी कुछ नहीं कर सकता है। सभ्यता की तो बातें छोड़ दीजिए, अरे जो बीज तैयार किया गया, जिस पे आज हमारी सभ्यता विकसित हुई है, उसकी बराबरी कुछ नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता है? तो इन्होंने आगे कारण बताया। देखिए गांधी जी एग्जाम्पल दे देते हैं, सीधे बोल रहे हैं, रोम वेंट, अरे भाई नहीं विश्वास होता है क्या? अरे विश्वास नहीं होता है, समझो। रोम वेंट मतलब रोम की सभ्यता गई, रोम वेंट मतलब द सिविलाइजेशन ऑफ रोम वेंट, अरे रोम की सभ्यता गई। ग्रीस शेयर द सेम फेट, और यूनान ने उसी भाग्य का बंटवारा किया। शेयर मतलब बंटवारा करना कि नहीं, ग्रीस शेयर द सेम फेट, और ग्रीस ने मतलब यूनान ने उसी भाग्य का, उसी नसीब का बंटवारा किया। मतलब जो हाल रोम का हुआ वही हाल ग्रीस का हुआ। मतलब जिस प्रकार रोम की सभ्यता का पतन हो गया, ठीक उसी प्रकार यूनान की सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। द माइट ऑफ फारोस वाज ब्रोकन, और मतलब जो फारोस होते थे, फारोस क्या होते थे सर? तो आप समझ लीजिए, फारोस होते थे मिस्र देश के राजा। मिस्र देश के जो राजा होते थे उनको फारोस बोला जाता था, और फारोस जो है इतने ताकतवर हुआ करते थे जिनके ताकत के सामने किसी की नहीं चलती थी। ये बहुत ही
ताकतवर राजा हुआ करते थे। तो यहाँ कहा कि द माइट ऑफ फारूस वाज ब्रोकन। अरे मिस्र देश के जो राजा हुआ करते थे उनकी ताकत टूट गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई। वाज ब्रोकन मतलब ताकत नहीं रही, ताकत टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान का तो पश्चिमीकरण हो गया। जापान भी पश्चिमी देशों के तर्ज पे चलने लग गया। जिस पर देखिए, अब देखिए, जापान एक ऐसा देश था जहाँ पे धर्म था। कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। आज भी इंडिया में जापान के लोग आते हैं भगवान बौद्ध के दर्शन हेतु। उनका जहाँ जहाँ जो है समझिए स्तूप है, जहाँ जहाँ उनका निर्वाण स्थल है, वहाँ जापान के लोग आज भी आते हैं। लेकिन जापान एक बौद्धिक जो है समझिए कि प्रणाली वाला देश था, वहाँ पे बौद्ध धर्म था। लेकिन अब क्या है कि जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान से भी धर्म खत्म हो गया। जापान का क्या हो गया? पश्चिमीकरण हो गया। देखिए, अब चाइना का भी जिक्र है यहाँ पे। चलिए हम कुछ और कर देते हैं आगे जी। एक मिनट जी। अब दिया है कि जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना भी एक ऐसा देश था जहाँ पे बौद्ध धर्म था कि नहीं था? लेकिन सर चाइना के बारे में ये बोल दिए कि चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए, गांधी जी कितने बड़े विद्वान थे कि उस समय इन्होंने कहा कि चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब चाइना आज धर्म के रास्ते पे है, कल अधर्म के रास्ते पे हो जाएगा। और अब बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा था कि इस चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये कभी भी रंग दिखा सकता है, कभी भी गिरगिट वाले रंग में आ सकता है, तो ये गिरगिट वाला रंग दिखा सकता है। तो चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब चाइना जो है अधर्म के रास्ते पे चल सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी है समहाउ और दी अदर, चाहे जैसे भी हो, साउंड एट द फाउंडेशन। ये अपने आधार पे बड़ा मजबूती से टिका हुआ है। ये अपने आधार पे बड़ा मजबूती से क्या है? टिका हुआ है। अब देखिए आगे क्या है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे कहा। इन्होंने कहा कि देख लीजिए सर कि भारत की जो सभ्यता है वह क्या है? अभी भी टिका हुआ है मजबूती के साथ। जबकि आप देख लीजिए कि रोम की सभ्यता चली गई, यूनान की सभ्यता चली गई, सर जब ये मिस्र देश की सभ्यता चली गई, और आप देख लीजिए कि सर ये जापान का पश्चिमीकरण हो गया, चाइना का भी पश्चिमीकरण हो गया, लेकिन भारत अपने जगह पे अभी भी टिका हुआ है। अब आगे देखिए, द पीपल ऑफ यूरोप, ये जो यूरोप और इंग्लैंड जिसको आप बोलते हो, जिसको यूरोप और इंग्लैंड बोलते हो, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि द पीपल ऑफ यूरोप, ये यूरोप और इंग्लैंड और ये अमेरिका के जो लोग हैं वह क्या करते हैं? लर्न देयर लेसन्स, अपनी ज्ञान की बातें सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? तो फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम तथा यूनान के लोगों के द्वारा लिखी गई किताबों से। राइटिंग्स का मतलब यहाँ पे किताबें, राइटिंग में इस लगा है, ये V5 नहीं है सर, ये नाउन है। राइटिंग्स का मतलब यहाँ पे किताबें, मतलब यूनान और रोम के लोगों ने जो किताबें लिखी उन किताबों से कौन सीखते हैं? इंग्लैंड के, अमेरिका के लोग सीखते हैं, पश्चिम देश के लोग सीखते हैं, आप कह सकते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, उस रोम और यूनान के लोगों के द्वारा लिखी गई किताबों से सीखते हैं जो अपने पूर्व की गौरव में नहीं है। आज रोम और यूनान है भाई, आज रोम का पतन हो गया, यूनान का पतन हो गया, और रोम और यूनान के लोगों ने जो किताबें लिख दी उन्हीं किताब से आज इंग्लैंड और अमेरिका और जो है समझिए कि पश्चिम देश के लगभग सभी देश सीखते हैं। अब बताइए, जो हाल रोम और यूनान का हुआ और उन्हीं लोगों से सीखना किनको है? रोम तथा यूनान, ये इंग्लैंड, अमेरिका और जो है पश्चिम देश के लोगों को। तो आप समझ सकते हैं कि आन्हड़ गुरु अब बहिर चेला होए नड़क में ठेलम ठेला कि नहीं। अरे भाई, अगर गुरु ही अंधा हो जाए और चेला बहिरा हो जाए, उसको कुछ समझे में नहीं आए, तो फिर कैसे जो है मतलब समझिए कि उदारता का नेचर हो सकता है? कैसे आदमी अच्छे से सीख सकता है? तो भाई रोम और यूनान का पतन हो गया और उन्हीं लोगों के द्वारा लिखी गई किताबों से ये इंग्लैंड अमेरिका के लोग सीखते हैं, ये पश्चिम देश के लोग सीखते हैं। तो आपको क्या लगता है भाइयों कि आज ये पश्चिमी देशों का पतन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, एकदम होगा सर। आप लाइन को समझिए, कितना ईजी ढंग से समझा रहे हैं। अब देखिए दिया है, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम मतलब उनसे सीखने की कोशिश में
द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोप के लोग कल्पना करते हैं डैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वे लोग क्या करेंगे कि रोम तथा यूनान के गलतियों को अवॉइड कर देंगे। अवॉइड कर देने का मतलब त्याग देंगे। बताइए सर, ये इंग्लैंड अमेरिका के लोग क्या कल्पना करते हैं, उनसे सीखते भी हैं। कल्पना करते हैं कि जो गलती इंग्लैंड और अमेरिका के ये रोम तथा यूनान के लोगों ने किया, उन गलतियों को हम त्याग देंगे, उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अब सोचिए आप, कल्पना कीजिए सर, यहाँ पे सीधे लिखा है सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है। किनकी दयनीय स्थिति है? इंग्लैंड अमेरिका यूनान के, ये इंग्लैंड अमेरिका पश्चिम देश के लोगों की। बताइए, पश्चिम देश के लोग जो है रोम तथा यूनान के लोगों के द्वारा लिखी गई किताबों से सीखते हैं और सर कल्पना करते हैं कि रोम तथा यूनान ने, ग्रीस तथा रोम ने, यूनान ने और रोम ने जो गलतियाँ की, उनकी गलतियों को ये त्याग देंगे, उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। भाई किताबें उनकी, शिक्षा पद्धति उनकी, तो भाई कैसे आप गलतियों से बचेंगे? कैसे गलतियों से बचेंगे? आपका भी पतन निश्चित रूप से हो ही जाएगा, आपका भी पतन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो इसीलिए सर जो सबसे बेहतर सभ्यता और संस्कृति है वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी 4 धर्म के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। ये बात अलग है कि जहाँ पे 4 धर्म के लोग रहेंगे वहाँ कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो है छिटपुट घटनाएं देखने को मिलेंगी। हालांकि मैं आशा करता हूँ कि इन सभी धर्म के लोगों में पढ़े लिखे लोग हैं और जो है समय पड़ने पे ये सभी लोग आएंगे और एक दूसरे को समझाएंगे और फिर मोहब्बत और प्यार का जो है एक समा बन जाएगा और फिर कभी हमारे देश में दिक्कत होने वाला नहीं है, कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड पैराग्राफ में। ये फर्स्ट पैराग्राफ था, ये सेकंड पैराग्राफ हम आपके बीच लाते हैं। आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये कमेंट जरूर कीजिए। आप हमको बताइए कि समझ में आ रहा है सर, इस तरह से आपको अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सकता है कि नहीं पढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया है? इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच। किन सबों के बीच? अरे भाई रोम, यूनान और फिर समझो कि जापान, चाइना, पाकिस्तान, आप कह सकते हो कि बहुत सारे देश जिनकी सभ्यताओं का पतन हो गया, इन सभी पतनों के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अटल रहता है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी शोभा है, यही उसकी गौरव है। किसकी गौरव है? भारत की गौरव। देखिए सारे देश की सभ्यताओं का पतन होते चला गया, सभी देशों ने जो है परिवर्तन करना शुरू कर दिया। जिधर देखा खीर उधर गए फिर, जिधर जो है खीर का कटोरा दिखाई दिया उधर जो है लोग चले गए। लेकिन भाई भारत अटल रहता है, भारत अचल रहता है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी गौरव है, वही उसकी शोभा है। इट इज अ चार्ज, एक आरोप है। क्या आरोप है? अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ। भारत के खिलाफ एक आरोप है। जानते हैं क्या आरोप है? दैट कि हर पीपल आर सो इग्नोरेंट, सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, कि नहीं, कि उसके लोग इतने असभ्य है, अज्ञानी है और जिद्दी है। भारत के खिलाफ एक आरोप है कि उसके लोग इतने अज्ञानी है, असभ्य है, अज्ञानी है और जिद्दी है। डैट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, उनको मना लेना, उनको प्रलोभन देना पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को अपनाने के लिए। बात को समझिए, फिर से समझिए बात को, ये कहना क्या चाहता है। देखिए क्या कहना चाहता है। कहता है कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ एक आरोप है। क्या आरोप है? डैट कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, कि उसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और जिद्दी है। डैट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, कि किसी भी प्रकार के परिवर्तन को अपना लेने के लिए उन्हें मना लेना संभव नहीं है। बताइए, भारत के खिलाफ एक आरोप है कि इसके लोग इतने असभ्य हैं, अज्ञानी है और जिद्दी है कि इनको किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए अपना लेना संभव नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, बताइए कि हम क्यों परिवर्तन को अपनाएं? अगर हम अपने माँ बाप को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, तो हम क्यों परिवर्तन करें? अगर हम शराब जैसे नुकसानदेह चीज़ को जो है हाथ नहीं लगाना चाहते हैं,
अगर कुरान में लिखा है स्पष्ट रूप से कि शराब का एक कतरा जिस्म के जिस हिस्से पे पड़ जाए वह हिस्सा नापाक हो जाता है, उसे काट के हटा देना चाहिए। तो बताइए कि अगर हम शराब को हाथ लगाना गुनाह समझते हैं तो हम क्या परिवर्तन कर ले? हम अपने माँ बाप का जो है चरण छू कर जो है कोई काम करते हैं तो हम क्या परिवर्तन कर ले? हम 4 धर्म के लोग एक जगह मिल कर रहना चाहते हैं तो हम क्या परिवर्तन कर ले? हमारे घर की औरतें जो है पूरे शरीर को तन बदन को ढक कर चलती है तो हम क्या परिवर्तन कर ले? बताइए क्या परिवर्तन कर ले? हमें परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही बात है, इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये वास्तव में आरोप है लेकिन ये हमारे मेरिट के खिलाफ आरोप है। ये हमारा गुण है सर, ये गुण है कि हम जो है खीर का कटोरा देख के पीछे पीछे नहीं चलते हैं। ये हमारा गुण है कि हम जो है गलत चीज़ों की तरफ नहीं भागते हैं। ये हमारा गुण है कि हम अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, दूसरे के माँ बाप का सम्मान करते हैं, दूसरे के माँ बहन का सम्मान करते हैं। ये हमारा गुण है कि हम अपने पूरे शरीर को ढक के चलते हैं। ये हमारा गुण है कि हम सभी धर्म की इज्जत करते हैं। ये हमारा गुण है कि हम ईश्वर में, खुदा में, भगवान में जो है अटल विश्वास करते हैं। और ये हमारा यह आरोप नहीं है बल्कि ये हमारी मेरिट है और ये हमारे मेरिट के खिलाफ आरोप है। गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बहुत बड़ी बात, पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला है। दिया हुआ है कि व्हाट वी हैव टेस्टेड, अरे जो हमने जांचा है, व्हाट वी हैव टेस्टेड मतलब जो हमने जांचा है, एंड फाउंड ट्रू, और सच पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कसौटी पे, जो हमने जांचा है और सच पाया है अनुभव की कसौटी पे, वी डेयर नॉट चेंज, हम बदलने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। भाई ऐसा ही बदल दे, अरे हमने जांचा है, हमने अनुभव की कसौटी पे जांचा है और सच पाया है, वी डेयर नॉट चेंज, हम बदलने की हिम्मत नहीं करते हैं। हम काहे बदल ले? आज हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागेंगे, कल बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागेंगे और इस तरह से अपराध की दुनिया में कदम रख लेंगे और इस तरह से हमारे समाज का माहौल ख़राब हो जाएगा और इस तरह से हम समाज में एक दूसरे के नज़र में गिर जाएंगे। और आपको पता है सर, जब आदमी आकाश से गिरता है, आसमान से गिरता है तो धरती पे जगह मिल जाती है, लेकिन जब वही आदमी किसी के नज़र से गिर जाता है तो पूरे धरती पे उसे जगह नहीं मिलती है। हम बदलने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आगे का बात क्या दिया है। आगे का बात दिया है कि मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना विचार भारत पर थोपते हैं, भारत पे ठेलते हैं कह सकते हो। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और वह अटल रहती है। कौन अटल रहती है? भारत अटल रहता है कि नहीं। दिस इज हर ब्यूटी, यह उसकी सुंदरता है। किसकी? भारत की सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी आशाओं की सुरक्षा है, यही हमारी आशाओं की सुरक्षा है। सर बहुत ऐसे लोग हैं, दुनिया के बहुत ऐसे लोग जो भारत के लोगों को सिखाते हैं कि भारत को ऐसे रहना चाहिए, भारत को वैसे रहना चाहिए, भारत के लोगों को इस तरह जीना चाहिए, भारत के लोगों को उस तरह जीना चाहिए। लेकिन सर भारत क्या रहता है? भारत अनवरत, अनवरत का मतलब यहाँ पे कह सकते हो सर अनचेंज्ड रहता है, यह बदलता ही नहीं है सर। ये ठीक है, चलिए हम अज्ञानी हैं भाई, हम अपने माँ बाप का पैर छू रहे हैं तो अज्ञानी है, हम दूसरे के माँ बाप का इज्जत कर रहे हैं तो हम अज्ञानी हैं, हम जिद्दी है। हाँ बताइए, हम ईश्वर खुदा की उपासना करते हैं, हम उनमें अटल विश्वास करते हैं, होइए वही जो राम रची रखा, अरे वही होगा जो ईश्वर और खुदा ने रच रखा है कि नहीं। अब बताइए सर, अब इन चीज़ों में विश्वास अगर हम करते हैं तो हम अज्ञानी हैं, हम जिद्दी है, हम हट्टी है। तो चलिए है तो है, ये हमारा गुण है सर, ये कोई आरोप नहीं है। तो ये भारत की खूबसूरती है और यही भारत की आशाओं की क्या है? सुरक्षा है। तो दोस्तों ये सेकंड पैराग्राफ था और फिर जो है हम सेकंड वीडियो में जो है थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स सेवन्थ लेके आएंगे। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर का 5-6 वीडियो चलेगा, इस तरह से सेकंड चैप्टर फिर थर्ड चैप्टर होगा। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो भाई मेरे आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, चूँकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आपको
आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है यूट्यूब चैनल के नाम से ही है। अमित सर इंग्लिश गुरु मेरा यूट्यूब चैनल है और यही जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च बॉक्स में आप अमित सर इंग्लिश गुरु अगर सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिस पे समय समय पे टेस्ट होता रहता है। तो चलिए हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।